सो सभी लोगों को नमस्कार। और बड़ा ही आज इम्पोर्टेंट डे है। मैं डॉक्टर तेज प्रकाश हूँ, यहाँ एम्स न्यू दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेटिंग सेंटर में भी मैं काम करता हूँ। आज हमारे साथ बड़े अच्छे स्पीकर्स और पैनलिस्ट हैं। तो मैं अपने सारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, यूट्यूब पे हम लोग हैं, लाइव हैं, और भी कुछ लोग अलग माध्यम से सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सो पूरे देश में चर्चा है और वरन विश्व में चर्चा है कि पानी की बड़ी किल्लत है, पीने की पानी की बड़ी किल्लत है, और हम हर तरफ जूझ रहे हैं कि वाटर का लेवल डाउन जा रहा है। और पानी जो है हमारे लिए इतना जरूरी है, और शास्त्रों से लेके साइंस तक ये कहा गया है कि पानी से हमारा शरीर बना हुआ है, 60-70% पानी ही है। सो पानी की महत्ता है। आज जो हम बात करना चाह रहे हैं, ये थोड़ा पलट बात है। एक तरफ तो पानी जीवन देता है, लेकिन पानी जीवन ले भी सकता है अगर हमारे व्यवहार, बात और उसके उपयोग के तरीके अगर ठीक ना हो तो। सो इसीलिए ड्राउनिंग जो हम कहते हैं, डूबकर जो हम अपने लोगों को खोते हैं, ड्राउनिंग, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी एजेंसियों ने इसकी महत्ता को और ये कह सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस को समझा, और विश्व में पहली बार वर्ल्ड ड्राउनिंग डे इस 25 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। उसी के तहत हम लोगों ने भी सोचा है कि क्यों ना एक अवेयरनेस, एक जुड़ाव का एक WHO कोलैबोरेटिव सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से शुरू की जाए। तो आज मैं बड़ा खुश हूं कि हमारे बड़े अच्छे लोग हैं जो आपको इस समस्या से कैसे निजात पाए और जल का कैसे सही उपयोग किया जाए, उस पर बात करेंगे हम लोग। सो मेरे साथ है डॉक्टर गौरव गुप्ता, जो इस सेशन को मॉडरेट करेंगे। वो एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, पहले वो WHO इंडिया में भी काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और जो ड्राउनिंग की सिचुएशन एनालिसिस रिपोर्ट आई है साउथ ईस्ट एशिया में, उसमें भी बड़ा रोल रहा है डॉक्टर गौरव का। सो स्वागत है डॉक्टर गौरव आपका। और मैं डॉक्टर गौरव को रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से आप आगे सेशन को बढ़ाएंगे, और बारी बारी से जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारे बड़े ही इमिनेंट पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। मैडम तनु जैन हैं, जो DDG हैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में। और खास बात यह है कि बड़े दिल से जुड़े हुए सारे लोग हैं, ना कि सिर्फ एक मिनिस्ट्री की हैट हम बोले, सी इज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ऑल्सो। सो दोनों पर्सपेक्टिव से हमने उनको आज साथ में बुलाया है, उनसे सुनेंगे एक पैनलिस्ट के तौर पे। और हमारे साथ है डॉक्टर प्रोफेसर संजीव भोई सर, जो इस WHO कोलैबोरेटिव सेंटर के हेड हैं और साथ में इमरजेंसी के प्रोफेसर हैं। सर स्वागत है आपका भी। इसके साथ जो हमारे WHO साउथ ईस्ट एशिया CRO ऑफिस के हम लोगों के मेंटर और कहिए कि हम लोगों के शिक्षक गुरु हैं, डॉक्टर पतंजलि देव नैयर सर, जो रीजनल एडवाइजर हैं WHO साउथ ईस्ट एशिया ऑफिस में। और अब जो हम लोग बात करते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ पॉपुलेशन की बात करते हैं, और साथ में डिसेबिलिटी, इंजुरीज, ड्राउनिंग, ये सारा विभाग जो इस पे काम करता है वो सर के देखरेख में होता है। तो सभी पैनलिस्ट का स्वागत है इसमें, और हमारे कोऑर्डिनेटर्स रूपा जी, नेहा, सारे लोगों का स्वागत है। तो मैं अब यहाँ से विराम अपने आप को दूंगा और गौरव सर को कहूंगा कि सर आप इसको मॉडरेट करें और आगे लेके चलिए। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तेज। और मैं समझता हूँ आज ये बहुत ही अच्छा दिन है जहाँ हम ड्राउनिंग प्रिवेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये पहला ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे है, और जैसा कि आपने कहा कि मैं मॉडरेट करने की जिम्मेदारी निभाऊं, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा उसको निभाने की। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ड्राउनिंग होता क्या है। डेफिनेशन के अनुसार ड्राउनिंग इज जहाँ पे हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगे जब हम पानी में या किसी भी फ्लूइड में डूब जाए, दैट इज बेसिकली ड्राउनिंग। एंड अगर हम ध्यान से देखें कि एक्चुअली किन लोगों को डूबने की समस्या या डूबने की संभावना ज्यादा होती है, तो अगर हम ग्लोबली देखें तो जो मेल्स होते हैं, पुरुष, और उसमें भी जो यंग एज वाले
जो 5 साल से छोटे बच्चे, somebody is saying something? Okay. जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसी संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम भारत की तरफ विशेष ध्यान दें तो यहाँ हम पाएंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो हमारे हिली एरियाज हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं खास तौर से, वहां पर हमने देखा है कि वाटर सोर्सेस विद इन द वहां पर हमने देखा है कि एक्सपोजर टू वाटर सोर्सेज बहुत ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि वहां पर कई जगह पोखर बने हुए हैं जिसके पास में बच्चे खेलते रहते हैं, और ऐसी संभावना है कि बच्चे, अगर छोटे बच्चे खास तौर से अगर उसके आसपास में जाते हैं तो वो शिकार हो सकते हैं किसी भी ऐसी दुर्घटना का। इसके अलावा भारत की तरफ अगर देखा जाए तो करीब करीब पूरी दुनिया का 17%, जो कि बहुत ज्यादा है, 17% ऑफ द टोटल बर्डन ऑफ ड्राउनिंग मोर्टालिटी, मतलब डूबने की वजह से जो मौतें होती हैं पूरी दुनिया में, उसमें से 17% भारत से आता है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और शायद इसीलिए ये ड्राउनिंग प्रिवेंशन की बाई रीजनल रिपोर्ट, जो कि एशिया पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए मिलाकर के बनाई गई, शायद इसीलिए इसकी जरूरत हुई थी। और मैं यहाँ विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जहाँ से डॉक्टर तनु जैन इधर रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि डीडीजी हैं, विच इज ए वेरी सीनियर पोस्ट, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर डीडीजी लेवल के लोग मिनिस्ट्री से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बताता है कि हमारी भारत सरकार, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ खास तौर से इसके प्रति कितनी ज्यादा गंभीर है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है जिसको हमें देखने की आवश्यकता है। भारत के विषय में मैं फोकस करूंगा ज्यादा भारत पर, क्योंकि ये भारत से फोकस्ड मीटिंग है। भारत की कोस्ट लाइन करीब करीब 8000 किलोमीटर की है, 8000 किलोमीटर, जो शायद मतलब दुनिया में गिने चुने देश होंगे जिनकी इस तरह की बड़ी कोस्ट लाइन होगी। और बहुत बड़ी पॉपुलेशन भारत की पानी से कहीं ना कहीं संपर्क में रहती है, तो इसलिए हमारे को आवश्यकता है कि हम इस पे काम करें। अगर विशेष तौर से स्टेट्स की बात करें तो हमारे आसाम और वेस्ट बंगाल, इन दोनों स्टेट्स में सबसे ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग। अब बात ये आती है कि ये ड्राउनिंग होती क्यों है, इतने सारे वेदर इवेंट्स ऐसे क्या हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ इतनी ज्यादा मौत हो रही है। स्टॉर्म्स, साइक्लोन का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे साइक्लोन्स की खबरें आती रहती हैं। हमें ये तो पता चलता है कि बहुत सारा नुकसान हो गया, बहुत सारे घर नष्ट हो गए, लेकिन वास्तविकता में कितनी मौतें हुई उसका आंकड़ा शायद हमें कभी भी पता नहीं चल पाता है। ये आवश्यक है कि ना केवल हमें उन मौतों के बारे में जानकारी मिले, बल्कि हमें ये भी पता चले कि कितनी डिसेबिलिटीज हुई। कई बच्चों में भले ही उनको ड्राउनिंग से बचा लिया गया, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज एग्जिस्ट कर जाती हैं, वो रह जाती हैं, जिसका शायद इलाज नहीं हो पाता, जिसके आगे चल करके गंभीर परिणाम सामने आते हैं, लेकिन उसका भी हमें शायद आंकड़े के मामले में सूचना नहीं है। इसके अलावा फ्लैश फ्लड्स, ये उत्तरांचल में कई बार पाया जाता है। फ्लैश फ्लड यानी कि आप किसी नदी के आसपास में हैं, नदी में थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन अचानक जैसे ही आप नदी के बीच में जा रहे हैं, अचानक ही ऊपर से बहुत तेजी से खूब सारा पानी आ जाता है और लोग बह जाते हैं। आपने आई एम श्योर व्हाट्सएप के थ्रू या अन्य माध्यम के थ्रू आपने कुछ ना कुछ इस तरह के वीडियोस देखे होंगे। कुल मिलाकर के अगर भारत की तरफ देखा जाए तो 12%, भारत का 12% बाढ़ और पानी, जो नदियों में पानी होता है उससे इरोजन से संपर्क में है, वल्नरेबल है। भारत में अगर हम ये देखें कि कुल मिला के मौतें होती कितनी हैं, तो बहुत सारे स्टडीज हैं और इनमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे का आंकड़ा है। जो सबसे कम आंकड़ा बताती है उसके अनुसार 1348 मौतें ड्राउनिंग की वजह से, डूबने की वजह से हर साल होती हैं,
जबकि दूसरी तरफ एक और स्टडी है जिसके अनुसार करीब 62,569 52,569 इतनी मौतें ड्राउनिंग की वजह से हर साल हो जाती हैं। क्या वास्तविक कितनी होती है ये शायद अभी आंकड़ा हमें हर साल जब इकट्ठा करेंगे सभी राज्यों से तभी पता चलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारी मौतें इससे हो रही हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी मौतें बचाई जा सकती हैं। तो जो मौत बचाई जा सकती है लेकिन फिर भी हो रही है, तो इस पर शायद विशेष तौर से काम करने की आवश्यकता है। डेटा तो काफी ज्यादा है जो कि बताया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी समय बहुत ज्यादा नहीं है और सिर्फ एक शुरुआत की एक मीटिंग है, इसके आगे बहुत सारी और मीटिंग्स भी होंगी जिसमें ना केवल एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की जाएगी बल्कि इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद फॉलो अप भी किया जाएगा डेफिनेटली। तो इसलिए मैंने सिर्फ बेसिक बर्डन के ऊपर, हमारे ऊपर कितना बोझ है ड्राउनिंग की वजह से, सिर्फ उस पर फोकस करने की कोशिश की है। मैं इस बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि WHO की तरफ से 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे। नंबर 1 इज ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग, नंबर 2 इज प्रिवेंशन ऑफ ड्राउनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइड। ये दोनों डॉक्यूमेंट अगर आप चाहें तो WHO की वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आज हम इकट्ठा हुए हैं वो है बाई रीजनल रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग प्रिवेंशन। कुछ दिनों में मैं समझता हूं कि वो रिपोर्ट भी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। ये तीनों को अगर आप पढ़ेंगे तो अगर कोई भी व्यक्ति इस दिशा में, इस फील्ड में काम करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी सूचना मिल पाएगी। इसी के साथ मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा अपने नेक्स्ट स्पीकर को, और यहाँ पर डॉक्टर तनु जैन हैं जो कि DDG हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर तनु जैन को कि वो आएं और ड्राउनिंग प्रिवेंशन पर अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर तनु, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर गौरव। वो रिपोर्ट भी आ गई है डॉक्टर गौरव, बाई रीजनल रिपोर्ट। दिस इज अवेलेबल ऑनलाइन नाउ on WHO website. Dr. Tanu madam, please. Yeah. So thank you Dr. Gaurav and thank you Dr. Tej. Dr. Gaurav, आप कुछ बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगा शायद आप कुछ बोलने वाले थे। I was just saying yes to Dr. Tej. Okay. Thank you. So please, जैसा डॉक्टर गौरव ने सबसे एक रिक्वेस्ट किया है कि वो दोनों रिपोर्ट जरूर पढ़ें। और ड्राउनिंग हमारे देश में कोई पुरानी चीज नहीं है। इट्स बहुत सालों से ड्राउनिंग तो होता ही आ रहा है। ड्राउनिंग प्रिवेंशन कोई एक बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, इट इज अ न्यू कंसेप्ट इन इंडिया एटलीस्ट। बिकॉज कभी हम सोचते नहीं हैं कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो इंसान ड्राउन किया है उसकी कोई गलती होगी, या कोई बच्चा ड्राउन किया है तो उसकी गलती होगी, या उसकी फैमिली की गलती होगी। तो हम हमेशा एक ब्लेम जो है हमेशा किसी को देना चाहते हैं तो किसी को दे देते हैं। तो होता क्या है कि ड्राउनिंग को हम सोचते हैं अरे बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, दुख हुआ, बड़े हादसा हो गया, सो उसको एक हादसा लेके चलते हैं, है ना डॉक्टर तेज। सो ये हादसा है या ये हादसा नहीं है, ये जानने की और समझने की बात है। अगर हम इसको समझेंगे कि ये हादसा है तो हादसा तो कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसके लिए हम प्रिवेंशन प्रोग्राम बनाते हैं। तो ड्राउनिंग को क्योंकि हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसलिए ये सारी बातें हम इतनी सारी कर रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर गौरव ने बताया कि 32,000 के करीब डेथ्स 2019 में हुई है, और ये जो 30,000 डेथ्स लगभग हुई है, क्या हम इनमें से कितनी डेथ्स प्रिवेंट कर सकते थे? ये डेटा जो आता है हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से आता है, और ये वो वाली डेथ्स होती हैं जो कि रिपोर्ट होती है पुलिस को। हो सकता है ऐसी बहुत डेथ्स और भी हों जो अनरिपोर्टेड रह जाती हूँ, जिसको डॉक्टर गौरव ने भी थोड़ा सा हिंट दिया था। बहुत बड़ा देश है हमारा, सारी रिपोर्ट्स आना पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि डॉक्टर गौरव ने आंकड़ों में बताया, बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि हर साल, और आई थिंक लास्ट 10-15 डेज में मैं कंटिन्यूसली पेपर में पढ़ रही हूँ, 2 बच्चे मिसिंग थे, और जहां वो मिसिंग थे तो दैट बेल रिंग्स की कहाँ गए। मोस्टली बच्चे अट्रैक्ट होते हैं वाटर बॉडीज से, वाटर सोर्सेज से, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो ऑब्वियसली दे वांट टू रिफ्रेश इन दैट टाइप ऑफ वाटर एंड दे गो। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में स्विमिंग के लिए या वाटर सेफ्टी की ट्रेनिंग नहीं है, बहुत लिमिटेड है।
और अगर आप विलेजेस में देखोगे या टाउन्स में देखोगे तो बच्चे बिल्कुल बहती हुई रिवर में तैरना सीख जाते हैं। बहुत सारे बच्चे सीख जाते हैं, दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग स्विमर्स, बट बहुत सारे नहीं सीख पाते हैं एंड दे ड्राउन। सो ये जो हमारे रेगुलेशंस और रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये हैं सारे इन प्लेस हैं। इनफैक्ट जब हमने ये डॉक्टर गौरव जो बात कर रहे हैं WHO की ड्राउनिंग की प्रिवेंशन की रिपोर्ट बनाई थी बाय रीजनल, तो हम लोग भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो हमने ये एक इनिशिएटिव शुरू किया था, सो वी रियलाइज कि ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेशंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इन प्लेस, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एन ओनर्स टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। ये सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो इतनी प्रिवेंटेबल चीज है जो, और स्पेशली हमारे मासूम बच्चों के ऊपर एक बन के आती है, उसको हम प्रिवेंट करें। तो दूसरी चीज होती है स्विमिंग पूल डेथ्स। इंडिया में जो थोड़ी अच्छी पॉपुलेशन है या रिच पॉपुलेशन है, या जिन स्कूल्स में, इवन जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके कई सारे स्कूल ऐसे हैं जो बहुत अच्छे स्कूल्स हैं और वहाँ स्विमिंग पूल्स बनाए गए हैं, बट वहाँ पे यू नो दैट ट्रेनिंग इज नॉट देयर, जो लाइफ गार्ड्स हैं वो नहीं है, तो वहाँ कभी कभी अनदेखी हो जाती है किसी किसी चीज की और उसमें डेथ्स हो जाती है। तो एक इन्हीं सारे एफर्ट्स को देखते हुए हमारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक एफर्ट किया है, एंड इन कोलैबोरेशन विद WHO तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। एम्स के साथ हम बहुत टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, बट एक हमने वीडियो बनाया है, तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर तेज की टीम से कि वो शेयर करें प्लीज वो वीडियो, सब लोगों को दिखाना चाहेंगे। भारत में हर साल लगभग 30,000 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। थोड़ी सी सावधानी से बहुत से डूबते लोगों को बचाया जा सकता है। बच्चों को पानी की टैंकी, तालाब और खुले पानी के नजदीक अकेला ना छोड़ें। नहर, नदी के तेज बहाव और गहरे पानी में ना जाएं। खतरनाक जगहों जैसे झरने, बांध और नदियों के पास सेल्फी ना लें। याद रखें, नशा करके पानी में ना जाएं। डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालकर सुरक्षित स्थान पर करवट देकर लेटाएं। तुरंत लोगों को और एम्बुलेंस को मदद के लिए बुलाएं। जरूरत पड़ने पर CPR करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाएं। जल ही जीवन है, इसे मृत्यु का कारण ना बनने दें। सो थैंक यू रूपा जी ये शेयर करने के लिए वीडियो। और ये बहुत ही एक संक्षिप्त में थोड़े मैसेजेस हैं जो हम देना चाहते थे जनरल कम्युनिटी को, कि एक बारी वो जान ले कि क्या क्या कॉजेज होते हैं। लेकिन साइंटिफिकली भी रिसर्च्ड है कि ड्राउनिंग प्रिवेंट की जाती है, और उसके लिए WHO ने बड़े अच्छे 6 स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स दिए हैं। एक उसकी स्लाइड अगर रूपा जी आप दिखा दें, जो एक स्लाइड है जिसमें कि WHO के 6 स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं, मैं वो भी शेयर करना चाहूंगी सारे अपने ऑडियंस से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो हम आराम से कर सकते हैं, जरा सा बस सोचने वाली बात है। प्रोवाइड सेफ प्लेस अवे फ्रॉम वाटर फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन। सो उसमें क्या है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बहुत जगहों पे पॉसिबल होता है कि आप उनको थोड़ा सा वाटर बॉडीज से दूर रखें या एडल्ट से अकम्पनी कराएं। ये वही वाला लगा दीजिए रूपा जी, आपने पहले जो लगाया था, जो WHO की एक सिंगल स्लाइड थी पहले जो लगाई थी, लगा रहे हैं मैडम, आप कंटिन्यू करें। सो ये वाली ठीक है। तो अगर ये आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर बाय चांस ऐसी है एरियाज, कुछ वेस्ट बंगाल में आप जाएंगे या बिहार में जाएंगे, तो देयर आर सर्टेन एरियाज की, इवन यूपी अगर आप जाएंगे एंड बरसात के टाइम पे लिटरली पानी घर तक आ जाता है, और बच्चे बिल्कुल बस खेलते खेलते कब स्लिप कर जाते हैं पता ही नहीं चलता। एंड ड्राउनिंग एक बड़ी साइलेंट सी डेथ है, मतलब आपको कोई वायलेंस नहीं है, कोई चीखा चिल्ली नहीं है, जस्ट सडनली अ पर्सन इज हियर और वो सडनली डिसअपियर हो जाता है। एंड इट इज वेरी ट्रेजिक टू द फैमिली। यू कैन इमेजिन द शॉक कि एक आदमी अभी था और अभी सडनली नहीं है। सो इट इज वेरी शॉकिंग एंड इट ऑल्सो पुट्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस ऑन द फैमिलीज, क्योंकि वो गिल्ट में भी आ जाते हैं कि हम बेटर ख्याल रख सकते थे। लेकिन एवरी डे अगर हम इन सब चीजों के बारे में रेगुलरिटी से बात करेंगे और दिमाग में सोचेंगे तो डेफिनेटली कम कर पाएंगे। देन अगर जहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि बच्चों को आप पानी के सोर्सेस से दूर रख सकें,
तो किसी तरह का एक बैरियर इंस्टॉल करें, दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और स्कूल एज बच्चों को सम टाइप ऑफ स्विमिंग, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत फैंसी स्विमिंग पूल चाहिए जहां पे आप ट्रेनिंग कराएं, कोई छोटी छोटी वाटर बॉडीज हैं, स्टिल वाटर बॉडीज हैं, इवन लोकल लेवल्स पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, लोकल लेवल्स पे देयर आर सर्टेन स्किल्स। इट इज नॉट ओनली स्किल्स इन स्विमिंग, इट इज लाइफ सेविंग। अगर किसी को स्विमिंग नहीं भी आती है तो भी वो अगर ड्राउन कर रहा है तो कैसे आउटसाइडर्स या ऑनलुकर्स उसकी जान बचा सकते हैं, रादर देन कि वो फोटो खींचें या स्क्रीम करें या शाउट करें। जैसे क्या होता है कि जब भी हमारे जितने बीचेस हैं तो यंग कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्विमिंग पूल से निकल के सोचते हैं कि हम तो बीच पे जाके स्विम कर लेंगे। एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव लिव्ड इन गोवा फॉर 3 years एंड आई हैव सीन कि एवरी ईयर देयर यूज्ड टू बी डेथ्स एंड दोस वर ऑल इन यूथ्स। सारे यूथ होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वो अपनी यूथ में एक एनर्जी होती है, उनको नहीं लगता कि सी उनके आगे कोई बहुत बड़ी चीज है, तो उनको लगता है ये वेव्स कुछ भी नहीं है हमारी एनर्जी और एंथुसियाज्म के आगे, हम तो स्विमिंग पूल में 2-2 घंटा स्विम करते हैं, ये क्या है, हम तो कर लेंगे। बट दे डू अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ द वाटर बॉडी विच इज एज बिग एज सी। तो वो सारी चीजें भी हैं जो हमको लोगों को समझाना और बताना जरूरी है। एंड बिल्ड रेजिलियंस एंड मैनेज फ्लड रिस्क एंड अदर हैजार्ड्स। मैं इसकी डिटेल्स में ज्यादा नहीं जाऊंगी, बहुत सारी मल्टी स्टेक होल्डर एजेंसीज हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। इसके साथ साथ बाय स्टैंडर्ड्स का क्या रोल है वो मेरे ख्याल से डॉक्टर तेज और डॉक्टर भोई कवर करेंगे, तो मैं ज्यादा नहीं टच करूंगी। सिर्फ एक बात में बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जो मेरे एक बहुत ही क्लोज कुलीग हैं एम्स में, जब हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेते हैं और ड्राउनिंग की ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग बात सबसे ही पूछते हैं कि अगर कोई डूब रहा है तो क्या करना चाहिए। तो हर आदमी बताता है कि पेट पे दबा के पानी निकाल देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर भाई आपने 8 से 10 गिलास पानी पी लिया तो क्या आप पानी पी के मर जाओगे? तो पेट से पानी निकाल के कैसे जिंदा कर दोगे? और लंग्स से पानी निकाल नहीं सकते क्योंकि वो तो स्पंज है, उसमें तो पानी एब्जॉर्ब हो गया। तो ये सारी चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है क्योंकि वो टाइम वेस्ट करती हैं। अगर आपने किसी नियर ड्राउनिंग केस को बचा भी लिया, पर अगर आप इधर उधर की चीजों में लग गए तो दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। एक सिर्फ बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और मेरे ख्याल से सबके लिए, कि हमारी जितनी नॉलेज है शायद ड्राउनिंग को लेके वो बहुत ज्यादा हिंदी फिल्म से इन्फ्लुएंस्ड है। तो हिंदी फिल्म में जैसे होता है बचाओ बचाओ चीख रहा है कोई, तो ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, बिकॉज वो पानी जैसी लंग्स में जाता है आदमी बोल ही नहीं सकता और वो बड़ी साइलेंटली विद इन फ्यू सेकेंड्स या मिनट ड्राउन कर जाता है। तो वो जो नॉलेज है उसको पहले अनडन करना है एंड देन फ्रेश नॉलेज हमको लानी है। देन सेट एंड एनफोर्स सेफ बोटिंग, शिपिंग एंड फेरी रेगुलेशंस. These regulations are very much in place. Maybe Dr. Tej and all can think of taking the next session where we can apprise the community regarding these regulations. So basically मैं इतना ही यहाँ पे विराम देना चाहूंगी। बहुत हमारे पास eminent speakers हैं, उनको मैं time दूंगी। And from our DGHS sir, Dr. Sunil Kumar sir, is very enthusiastic about prevention of all type of injuries including drowning. And उनकी तरफ से हम श्योर करते हैं कि we will be working very close with all the stakeholders and with the community to help support this cause of preventing deaths due to drowning. Thank you very much. Thank you. And जैसा कि जैसा कि उन्होंने बताया कि लेजिस्लेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उन्होंने ये भी बताया कि ना केवल छोटे यानी कि बच्चे वो वल्नरेबल हैं बल्कि बड़े लोग भी वल्नरेबल हैं। कभी ऐसा होता है कि हम यूथ में समुद्र में जाते हैं लेकिन उसमें डूब जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है चाहे किसी भी एज की हो, भले ही आप में कितनी भी एनर्जी हो, आप शायद पानी के बहाव से लड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में देखा जाए तो हर साल 2 से 2.5 लाख मौतें सिर्फ डूबने से हो जाती हैं, और जिसमें से कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एक बहुत बड़ा प्रतिशत, करीब 1/5, हर 5 में से 1 व्यक्ति जो डूबता है और उसकी मौत हो जाती है वो भारत से होता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर संजीव भोई। आई एम श्योर कि अगर आप इमरजेंसी के एरिया में कुछ भी काम करते हैं तो डॉक्टर संजीव भोई को आप डेफिनेटली जानते होंगे। वो चेयरपर्सन है WHO CC फॉर WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर।
New Delhi at the AIIMS Apex Trauma Center. डॉक्टर संजीव भोई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये बताएं कि ना केवल एक व्यक्ति के स्तर पर बल्कि कई बार हमें कुछ ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता होती है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल हो सकता है डूबने से बचाने के लिए? इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर संजीव भोई को। सर। धन्यवाद गौरव जी। और मेरे पिछले जो वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जैसे बर्डन के बारे में बताया डॉक्टर गौरव ने, डॉक्टर तनु जैन मैडम ने बहुत की पॉइंट्स उन्होंने बताए। और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जैसे कि आपको अगर ड्राउनिंग प्रिवेंशन पे अगर आपको बात करनी है, ड्राउनिंग प्रिवेंशन एक्चुअली डेथ्स विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इज जो हमारे जो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी बहुत सारे रेगुलेशंस हैं ऑन ड्राउनिंग प्रिवेंशन, यू नो, विच इज जो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इन्फोर्स करना चाहिए। जो मैकेनिज्म है पहले तो सेंसिटाइज करना चाहिए, नॉट ओनली एट द गवर्नमेंट लेवल, एट द जो एजुकेशन लेवल पे भी हमें ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको हमें इम्प्लीमेंट इन्फोर्स करना चाहिए, इम्प्लीमेंट हो। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन लेवल में, जैसे कि जो मान लीजिए जो स्टीमर्स हैं, जो फेरीज हैं जो चलते हैं वाटर बॉडीज में, और जो इवन फॉर जैसे सैर सपाटे के लिए लोग जाते हैं, तो जनरली हमने कई हादसे सुने हैं कि डूबने से मौतें हो रही है। तो उसमें कई लोगों को एनफोर्स नहीं करते कि लाइफ जैकेट्स पहने। लाइफ जैकेट्स बिना पहन के वो उसमें नाव में बैठ जाते हैं और टिल्ट होने से डूबते हैं और मर जाते हैं। तो एक तो देखिए एट दिस लेवल जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे रेगुलेशन अगर जो फॉलो नहीं कर रहा है, लाइसेंस उन्हीं को मिलना चाहिए जो ये सेफ्टी नॉर्म फॉलो कर रहे हैं। और वो सेफ्टी नॉर्म नाम का नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, उनकी ऑडिट होनी चाहिए। और जिनके पास ये नॉर्म फॉलो नहीं किए उनका स्ट्रिक्ट लाइसेंस रेगुलेशन उसको कैंसिल करना चाहिए। तो ये नॉट ओनली छोटे नाव पर कोई भी हो, इस सेफ्टी एक कल्चर जो है, ड्राउनिंग सेफ्टी, जैसे हम रोड सेफ्टी की बातें करते हैं, सेफ्टी ड्राउनिंग, सेफ्टी फ्रॉम ड्राउनिंग की बात हमें करना चाहिए। जैसे हम रोड सेफ्टी की पूरी मुहिम देश में लगा रखा है, वैसे ही ये एक प्रकार का जो डेथ है, जो हमने अंडर रिपोर्टिंग हम करते हैं, उसको उतने तवज्जो नहीं देते हैं। तो इसके भी रेगुलेशन बने हुए हैं। ओनली जैसे हमने जब हम ये डॉक्यूमेंट बना रहे थे रेगुलेटरी जो एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशन, हम इवन कई डिस्कशन हुए, तो इसमें इन्फोर्समेंट उतनी नहीं होती है। तो इसीलिए इसकी बहुत ज़रूरी है, बोथ एट द स्टेट लेवल और स्टेट लेवल पे, प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसकी स्ट्रक्चर्ड वे में रेगुलरली मे बी हर एक 3 महीने में आपको डेटा आना चाहिए, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनको रिव्यू मीटिंग जैसे हम रोड सेफ्टी का करते हैं, वैसे ड्राउनिंग सेफ्टी के लिए भी हमें ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, या सेपरेट आप इसको मुहिम चला सकते हैं कि इसकी डेथ्स ना हो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमें ऐसे रेगुलेशंस आना चाहिए ऐसे कि जो भी जैसे मान लीजिए जैसे फर्स्ट एड ट्रेनिंग स्पेसिफिकली ओवरऑल सबकी होनी चाहिए, और स्पेशली ड्राउनिंग में क्या फर्स्ट एड ट्रेनिंग करनी है उसकी रूपरेखा ऑलरेडी कई लोग तैयार किए हुए हैं, और उसको कई लोग कर भी रहे हैं एनजीओ लेवल पे। तो ताकि नॉट ओनली मेडिकल रेस्पॉन्स, ऑल्सो जैसे कि मान लीजिए ड्राउनिंग हो गया तो उनको कैसे बचाव करना है उसका स्ट्रक्चर ट्रेनिंग हमें करना चाहिए। और वो बाय इन्फोर्सिंग लॉ और बाय ऑर्गेनाइजेशन लेवल, वेरियस एनजीओ, वेरियस गवर्नमेंटल लेवल, प्री हॉस्पिटल केयर जो लोग हैं उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग ड्राउनिंग पे होना चाहिए। प्री हॉस्पिटल जैसे एम्बुलेंस ड्राइवर है, रेस्क्यूअर है, सो उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनकी सबकी इसमें ट्रेनिंग बोथ रेस्क्यू एज वेल एज फर्स्ट एड रिस्पॉन्स उसका होना चाहिए। तो ये ओवरऑल जो
जो चीजें हैं ओवरऑल रेगुलेशन, इम्प्लीमेंटेबल रेगुलेशन एट द लोकल सब नेशनल और नेशनल लेवल पे होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य विराम करना चाहूँगा, और ताकि हम आगे बात कर सकें कि अगर हो गया तो क्या करने का है। ओवर टू यू गौरव जी। Thank you so much, Dr. I think that was very enlightening for everyone. डॉक्टर भोई ने बताया कि हमें होनी चाहिए कि उनका ऑडिट होना चाहिए, एंड मैंने बहुत सम्मान का विषय है वो, और कि जो मैंने सीखा उसके अनुसार 9 सुना एक बात होना अलग बात है, उसी से मिलते हैं। सॉरी, आई थिंक शायद कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, राइट। सो जैसा कि डॉक्टर भोई ने बताया, अगर हम वाकई में चाहते हैं कि कुछ रिजल्ट्स आए, उसके लिए समय समय पर ऑडिट होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हमें सेफ गार्ड्स रखने की जरूरत है, जिस तरह से कि अदर इंजरीज में है। माना हमें सड़क पे कुछ चोट लग जाती है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे नियम हैं जिनको पालन भी किया जाता है, लेकिन शायद उतनी ही सीरियसनेस अभी ड्राउनिंग के मामले में अभी हमारे पास नहीं आई है। तीसरा, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताया कि जो भी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां जहां पर इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं, वहां पर रिव्यू मीटिंग्स होनी चाहिए, साथ साथ में ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि रेस्क्यू किया जा सके, और रेस्क्यू करने के बाद उस व्यक्ति को, उस बच्चे को फर्स्ट एड दी जा सके। कहने का मतलब कुल मिलाकर के उन्होंने ओवरऑल इमरजेंसी से उसको बहुत खूबसूरती के साथ लिंक किया। तो मैं समझता हूँ उन्होंने जिस तरह से इस पर जोर दिया वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सब लोग उसको ध्यान से फॉलो करें। और शायद ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिस परिवार के द्वारा एक बच्चा खो दिया जाता है या एक अर्निंग मेंबर खो दिया जाता है, वहां पर कितना फर्क पड़ता होगा। इसी क्रम में अब मैं आगे इसी क्रम में आगे इसको बढ़ाते हुए हम रेस्क्यू एंड रिससिटेशन पर बात करेंगे। और इसके लिए मैं इनवाइट करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा को, जो कि WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर में कार्यरत है। ओवर टू यू डॉक्टर तेज। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर गौरव। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पहले तो तनु मैडम ने बताया, डॉक्टर भोई सर ने बताया कि हो ही ना, पहले तो ये प्रॉब्लम आए ही ना, लेकिन अगर आ भी जाए, ये परेशानी आ जाए, तो परेशानी से निपटे कैसे। तो ये ड्राउनिंग में जो हम कहते हैं ना, इससे निपटने का, उससे अपने लोगों को बचाने का जो तरीका है, और तो उसको हम लोग ग्रॉसली हम लोग कहते हैं जीवन बचाने की कड़ी, है ना। सो ड्राउनिंग में भी एक जीवन बचाने की कड़ी है, एक सीक्वेंशियल तरीके से हम काम करते हैं ड्राउनिंग में भी। तो पहला तो है कि आप बचिए ना हो। दूसरा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई डूब रहा है, ये हमें एक सेंस होना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि भाई कोई डूब रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करें, है ना। फिर उसको कैसे हम पानी जो वो मुंह के थ्रू ले लेता है, फेफड़ों में पानी चला जाता है, उसी से उसको ऑक्सीजन की कमी और मौत होती है, तो वो कैसे उसको पानी के अंदर ना जाने दे, तो फ्लोट कर करके कैसे रखे, और उसके बाद कैसे बाहर निकाले, और बाहर निकालने के बाद अगर कुछ जरूरत पड़ी तो कैसे रिससिटेट करे। तो इसीलिए हमने इसको एक रेस्क्यू एंड रिससिटेशन कहे हम ड्राउनिंग के केसेस में। तो पहला काम जो मैं कह रहा था, रिकॉग्नाइज करें कि अरे ये डूब रहा है। तो ये जब तक अगर नहीं आएगा तो डूब के चला गया, अब तो हमारे मतलब रीच से बाहर चला जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखिए
कि कोई ऐसा अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा है जिसका हेड बाहर नहीं है, हेड अंदर जा रहा है और पैर मार रहा है, कोशिश कर रहा है, तो ट्राई टू रिकॉग्नाइज, आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि कोई डूब रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आप अलर्ट कर पाएंगे किसी को और किसी से मदद मांग पाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा बात जो तनु मैडम भी कह रही थी कि हम अपने बॉलीवुड से बड़े इंस्पायर्ड होते हैं, और बाकी सर ने भी बोला कि ये हीरोइक्स पे मत जाइए। अगर आपको तैरना नहीं आता तो डूब के आप भी डूब जाएंगे उसमें। तो अगर आप सेफ्टी फर्स्ट, सेव योरसेल्फ, पहले तो एक आदमी को किसी तरीके से हम बचा लेते और मालूम हुआ आप बचाने के चक्कर में आप दूसरे विक्टिम बन गए, तो ये ना करें। तो अवॉइड करें कि पानी में डायरेक्ट उतर के आप बचा लें। बहुत बार अच्छे अच्छे तैरने वाले भी पानी में जंप करके बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि जो डूब रहा होता है वो किसी तरीके से पकड़ लेता है वो। तो सीन सेफ्टी बड़ी जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तैर नहीं सकते हैं, आप वहां के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप जंप ना करें पानी में। आप सीन सेफ्टी का महत्ता को समझिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप जरूर मदद के लिए पुकार करें, बुलाएं लोगों को, और लोग आए आपके लिए, रस्सी लाएंगे आपके लिए और मदद पहुंचाएंगे। अगर खुदा न खास्ते कोई और जरूरत पड़ी तो वो हेल्प करेंगे। इसलिए जरूर आप आसपास के लोगों को इन्फॉर्म करिए, मदद के लिए बुलाइए। इसके बाद अब आता है कि अब रेस्क्यू कैसे करें। तो मैंने बताया आपको कि भाई एक ना इमीडिएट लाइफ सेविंग चीजें होती है जो हमारे आसपास बिखरी होती हैं। अब देखिए, हम लोग तो सोचते हैं कि भाई कोई सामान होगा, कोई स्विमिंग पूल में ऑर्गेनाइज होंगी चीजें, वैसी होगी। मैं तो बात कर रहा हूँ ऐसा कि बाढ़ का समय है, या बच्चे कोई तालाब तलैया में तैर रहे थे, खेल रहे थे और कुछ हो गया, तो आसपास में ही हमारे चीजें हैं, उससे कैसे हम उसको मदद पहुंचा सकते हैं। जैसे लकड़ी सबको पता है वो तैरता है। तो जैसे बांस की बम्बू स्टिक हो गई, बांस हो गया, लंबा भी रहता है, पकड़ भी सकता है, पानी में डूबता नहीं है। तो ऐसे कोई टहनी लकड़ी जो चीज फ्लोट कर सकती है, उसके थ्रू आप उसको हाथ में दे सकते हैं, शायद पकड़ के आ जाए। रस्सी, अगर रस्सी मिल जाए तो। बट रस्सी हम फेंकते हैं तो ध्यान रखना है कि रस्सी हमारे पास भी होल्ड होनी चाहिए, और आप ऐसा ना करिए कि आप अपने आप में बांध लीजिए। अगर वो अंदर वाला ताकतवर है तो आपको भी खींच लेगा वो। तो ये सावधानी जरूरी है। तो रस्सी हो गया, डंडा हो गया, या जैसे पानी की बोतलें आजकल आती है, बिस्लेरी की और बाकी पानी की बोतलें आती हैं, जिसका अगर ढक्कन बंद हो तो पानी में अच्छा फ्लोट करता है, वो फ्लोटर का काम करता है। ट्यूब हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे और भी कोई चीज हो, जैसे आजकल वो आता है पैकिंग के सामान में, वो खस होता है जो डब्बे को पैक करने के लिए यूज करते हैं, वो भी बड़ा अच्छा फ्लोट करता है। तो ऐसे आसपास जो भी सामान है उसको कम से कम दीजिए, ताकि वो कम से कम उसको होल्ड करके फ्लोट कर सके। तो इसको हम लोग फ्लोट करना है। दूसरा, डंडे के सहारे, रस्सी के सहारे उसको आप खींच के भी निकाल सकते हैं। नहीं तो तब तक वो फ्लोट करे जब तक आपको कोई ऐसे एक्सपर्ट लोग हों जो तैरने जानते हो, रेस्क्यू कर सकते हो, दे कैन रेस्क्यू। तो ये रेस्क्यू के बारे में इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली अवेलेबल लाइफ सेविंग रिसोर्सेस पे हम ज्यादा ध्यान दें, और वो आसपास होते हैं उसको हम बनाएं, उसको रखें अपने आसपास। इसके बाद एक जो बता रहे थे कि पेट से पानी निकालना, ये बड़ा कॉमन है। अभी एक 2-3 दिन पहले भी राजस्थान की प्रॉब्ली यूट्यूब वीडियो थी, उसमें 4 लड़के डूब रहे थे। उसमें से धीरे धीरे करके किसी ने तैर के उसको निकाला, और सब लोग, एक जो था वो छाती दबा रहा है, दूसरा पेट दबा रहा है, तीसरा पलट के उसको पानी निकाल रहा है। सो ये अवेयरनेस बड़ी जरूरी है कि करना क्या है। तो पहला तो ये कि आप रिस्पॉन्स चेक करिए, पेट से पानी ना निकालिए। हमेशा याद रखिए, पेट से पानी का कोई महत्व नहीं है। हम रोज पानी पीते हैं ढेर सारा, और वो हमारे फेफड़े में नहीं जा रहा है उधर से। तो ये मिथ है, ये सिर्फ सन्नी देओल और ऐसे हीरो के लिए है, पेट से पानी निकालना। और वो मुंह से हीरोइन पानी उसके ऊपर फेंक देती है और बच जाते हैं, वो मूवी में चलता है, यहाँ नहीं चलता है। तो ये ध्यान रखें। हमें जरूरत अगर पड़ती भी है तो छाती दबाने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी का हार्ट नहीं चल रहा है तो कैसे जानेंगे? पहले आप रिस्पॉन्स चेक कर लीजिए, उसको थपकी लगा के पूछे, अरे भैया कैसे हो। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तब उसका छाती दबाना शुरू करना है। जैसे आप इधर के पिक्चर में आप देख रहे होंगे, एक आदमी दोनों हाथ को, एक हाथ का ये वाला पार्ट छाती पे रखते हैं और ऐसे लॉक करके, इससे हम प्रेशर देखते हैं हाथ सीधा रख के। जैसे इस पिक्चर में भी आपको दिखेगा, या अगले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हाथ सीधा एकदम रख के, ये साइड से कंधे के पास बैठ के,
और आप छाती को दबाइए। और इम्पोर्टेंट है कि जगह अगर सख्त हो, आप जमीन पे लिटा के ही करना है उसको, सख्त हो तो अच्छा रहता है। जैसे ही आदमी होश में आ जाए तो उसको बाएं करवट करके पैर को इधर, दाहिनी हाथ को ये गाल के नीचे इधर, और बाएं हाथ को इधर, और दाहिनी हाथ को ऐसे करके चेहरे को धरती की तरफ, जमीन की तरफ थोड़ा कर दीजिए, ताकि अक्सर इसके बाद उल्टी उल्टी होती है, तो उल्टी होने से कहीं ऐसा ना कि सांस के रास्ते में चली जाए। इसको हम लोग कहते हैं रिकवरी पोजीशन। तो अगर आदमी ठीक है तो उसको रिकवरी पोजीशन में रखिए, उसको सीपीआर की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपने रिस्पॉन्स चेक किया, रिस्पॉन्स ठीक है तो अच्छी बात है, उसको करवट में रखिए जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आता है। तो अगर आदमी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो छाती दबाना है। हम लोग एक स्पीड से दबाते हैं, 1 मिनट में 100 से 120 के आसपास का स्पीड रखते हैं, तो 30 बार छाती दबाते हैं और 2 बार सांस देते हैं, तो इसको हम लोग सीपीआर कहते हैं जिसको। तो वो आप करिए जब तक आपसे हो सके, नहीं तो दूसरे लोगों से मदद लीजिए। जैसे ही मेडिकल हेल्प आएगी उसके बाद वो आपको आगे का काम वो ध्यान देंगे। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि चीजें हमारे आसपास ही है और हम खुद भी रिस्पॉन्सिव हो सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये रिस्पॉन्स हम अपने परिवार, अपने दोस्त और अपने साथी, जो हमारे साथी गए थे उस जगह पे, उनके लिए हमें करना है। तो ये रेस्क्यू एंड रिससिटेशन के बारे में मैं इतना ही कहूंगा अभी, और मैं विराम देना चाहूंगा। ओवर टू गौरव जी, धन्यवाद सभी का। डॉक्टर गौरव, 2 additional point which I'd like to add to जो डॉक्टर तेज ने बड़ी अच्छी बातें बताई, ठीक है ना, और 2 एडिशनल पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक चीज है कि तो ये करिए, दूसरा है कि बहुत सारे जो ऐसे होते हैं जो ड्राउनिंग होता है, कभी कभार मान लीजिए ठंडा पानी के साथ होता है, ठंडा पानी वाटर बॉडी, तो चांसेस होता है कि उनकी बॉडी टेम्परेचर गिर सकती है, तो जिसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं प्रिवेंशन, वो भी साथ साथ में होना चाहिए। गीला कपड़ा होता है ना, गीला कपड़ा गीला रहता है ज्यादा देर तक, तो हाइपोथर्मिया होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली बच्चों में और बूढ़ों में, क्योंकि उनकी हीट लॉस जल्दी होती है। एक तो ये एक पॉइंट है। दूसरा, ताकि उसको वार्म करके रखें, कवर करके रखें, ब्लैंकेट डाल दें और उसके बाद सीपीआर करते रहें। और एक बात है कि कई बार क्या होता है ड्राउनिंग के साथ, वो कभी कभार क्या होता है ना, मुंह में कंकड़ चला जाता है ना, तो फॉरेन बॉडी, ये भी आपको ध्यान देना है, निकालना है, ठीक है ना। और गर्दन ज्यादा नहीं हिलाना है, क्योंकि कभी कभार ड्राउनिंग के साथ थोड़ी गर्दन की चोट भी हो सकती है। तो ये कुछ एडिशनल दो और एक पॉइंट थे, है ना, तो मेरे को याद आया तो मैंने जैसा आपको ये बताया, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you so much, Dr. Tej, and thank you so much, Dr. Goi. जैसा कि डॉक्टर तेज ने अभी हमें बहुत संक्षिप्त में लेकिन पूरी तरह से एक तरह से इमरजेंसी बढ़ा दी। रिकॉग्नाइज, सीन सेफ्टी, रेस्क्यू, रिससिटेशन, उन्होंने सीपीआर भी बता दिया, तो थैंक यू डॉक्टर तेज। उसके बाद उन्होंने रिकवरी पोजीशन के बारे में बताया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा मेरे ख्याल से कि मूवी में चलता है, यहाँ नहीं चलता, रियल लाइफ में नहीं चलता, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पेट से पानी ना निकालें, उससे कोई फायदा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाली फर्दर मीटिंग्स में, फर्दर डिस्कशंस में इस बारे में हमें और सीखने को मिलेगा। उसके बाद डॉक्टर भोई ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातों पर, बिंदुओं पर प्रकाश डाला। एक तो क्योंकि व्यक्ति बहुत देर से ठंडे पानी में था, तो इसलिए उसको गर्म रखना जरूरी है, और अगर कोई फॉरेन बॉडी उसके मुंह में चली गई है, वो आपकी सांस की नली में ना चली जाए, इससे बचाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्लस कहीं गर्दन में कोई चोट ना आ जाए, या आ गई हो तो फिर वो बढ़ ना जाए, इसके लिए उसका ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू डॉक्टर तेज, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर भोई। आई थिंक ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे चलते हुए अब हम ये देखेंगे कि हमने ये देखा कि कितना ज्यादा बोझ हमारे ऊपर है। बहुत सारी एनजीओज, हमारी मिनिस्ट्री, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रही है, सरकार भी इस पे काम कर रही है, लेकिन क्या सिर्फ एनजीओज के और सरकार के काम करने से ये बोझ कम हो सकता है, ये मौतें कम हो सकती है?
शायद जवाब है नहीं। यानी कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो समाज जहां पे ये मौतें हो रही हैं और समाज का हर वो अंग, हर वो सदस्य किस तरह से अपना रोल निभा सकता है, किस तरह से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर पतंजलि देव नायर को, जो कि रीजनल एडवाइजर हैं इन दी साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस। जो भी लोगों को मौका मिला है उनके साथ एसोसिएट होने का, आई एम श्योर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, और आई एम ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। सो मैं उनके बारे में ज्यादा कह नहीं सकता, तो मैं सीधा इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर नायर को। ओवर टू यू डॉक्टर नायर सर। बहुत बहुत धन्यवाद मॉडरेटर डॉक्टर गौरव जी, मैडम तनु जैन, डॉक्टर संजीव बहोई, डॉक्टर तेज प्रकाश, हमारे WHOCC ऑफिस के मैनेजमेंट की जो मेरे कलीग्स और सब लगे हुए हैं, ऑल ऑफ यू, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और जो हमारे दर्शक जो इस समय सुन रहे हैं या जो यूट्यूब के माध्यम में बातें सुनेंगे, उनको मैं वेलकम करता हूं इस इम्पोर्टेंट एरिया में। जो मेरे को रोल असाइन किया गया है वो आपके सामने स्लाइड में क्लियर है, परंतु अगेन यू विल सी के कोई जो अहम बातें हैं उनको रिपीट किया जाएगा, वो डेलिब्रेट है। रीजन ये है कि हमको बहुत अच्छे वक्ताओं ने बड़ी सिंपल भाषा में, तनु जी ने और हमारे मॉडरेटर साहब ने, दोनों डॉक्टर संजीव एंड तेज प्रकाश जी ने बड़े सिंपल सरल भाषा में मैसेजेस दिए हैं। और यदि सिमिलरली अगर कोविड वाली चर्चा करी जाए, 4 या 5 मैसेजेस ही हैं, वो ही बार बार दोहरानी है। तो इसलिए मैं उन मैसेजेस से शुरू करूंगा, थोड़ा सा डेटा देते हुए, क्योंकि WHO को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो थोड़ी सी रिपोर्ट की चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। मैं इसको, गौरव जी कैन यू सी द फुल? अभी नहीं सर, अभी ओके आई थिंक फुल हो गया है। इज इट ऑल राइट नाउ? यस सर, Yes, sir. ओके, रीजनल स्टेटस रिपोर्ट फॉर ड्रॉनिंग जो बनी है, 2 बनी है और 22 तारीख को लॉन्च हुई, क्योंकि 25 वाज अ हॉलीडे, तो 22 को 25 से वर्ल्ड ड्रॉनिंग डे, पहला वर्ल्ड ड्रॉनिंग डे किया गया है। और उसी के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHOCC ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं तनु जी का और WHOCC डॉक्टर भोई एंड तेज का एंड गौरव का इनवाइट किया WHO को भी। जो रिपोर्ट्स हैं, सबसे ज्यादा कहना चाहूंगा कि हालांकि गौरव ने हमें आंकड़े बताए, पर WHO के अनुसार साउथ ईस्ट एशिया में अराउंड 70,000 डेथ्स हुई हैं in one of the years, and that is what it is talking about. अफ्रीका में इतनी है, तो आप देखिए वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, जिसमें चाइना, फिलीपींस, इंडो, सारे वो देश आते हैं, और हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन जिसमें 11 कंट्रीज आती हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका इत्यादि, वो है सबसे ज्यादा जो डेथ्स हो रही हैं यहाँ हो रही। तो सबसे पहला लेसन तो ये है कि ये कोई छोटी चीज की चर्चा नहीं हो रही, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और जो ये फिगर्स दी जा रही हैं, माना जाता है कि एक्चुअली अंडर एस्टिमेट है। सो स्लोगन है जी, एनीवन कैन ड्राउन, बिल्कुल कोई भी खतरे से, कोई भी बचे जाए, बट नो वन शुड। दैट इज व्हाट द होल पॉइंट इज, कि किसी को भी हम ड्राउन ना होने दें, उसके लिए। और बड़े अच्छे मैसेजेस सबने ऑलरेडी दिए हैं। मेल्स आर 3 times likely, बात होगी। 33% ड्राउनिंग डेथ्स अकर इन अमंग चिल्ड्रन, 20% ड्राउनिंग डेथ्स अकर इन अडल्ट्स, 65 वर्ष के ऊपर के लोगों में। एंड रेट्स अक्रॉस द रीजन रेंज फ्रॉम 1.8 to 4.8, मतलब कहीं कम है, कहीं अधिक है। इन्हीं एरिया के देशों में ऐसा क्यों है? क्यों श्रीलंका का डेथ रेट कम है और इंडिया का अधिक है, या म्यांमार का कम है और मालदीव्स का अधिक है? ये डिपेंड करती हैं। जो लास्ट में हमारे मॉडरेटर साहब ने, गौरव जी ने कहा कि रोल केवल गवर्नमेंट्स का नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती हैं, दूसरी चीजें एनजीओस का भी खाली नहीं है, कम्युनिटीज पे आता है और इंडिविजुअल्स पे आता है। तो इसलिए मैंने ये स्लाइड डाली है कि ये पक्का हो जाए कि कम्युनिटीज का और इंडिविजुअल्स का रोल है। ये केवल ऐसा नहीं है कि कोई एक लॉ बनाने से, जैसे तनु जी ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि बड़े अच्छे लॉज हैं, पर किंतु लॉ केवल से काम नहीं होगा। तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं सारी, जो हमने जिनकी बातें कर ली, ट्रैवलिंग ऑन वाटर, फ्लड्स, रिक्रिएशन अराउंड वाटर, बेदिंग,
लिविंग नियर वाटर, वर्किंग ऑन अराउंड वाटर, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर। सबसे क्या देखिए विडम्बना है, पानी इकट्ठा करने जाते हैं या स्टोर करते हैं, उसी में ड्राउन हो जाते हैं। एंड अल्कोहल कंजम्पशन, जो सबसे बड़ी चीजें। और जो नीचे मैंने लिखा है वो जब तनु जी बता रही थी बीच का, तो मैंने एकदम ऐड करा, और एक और आप स्लाइड मैंने चर्चा होते होते ही ऐड करी कि विशाखापट्टनम की बीच में एक वर्ष में अराउंड 700 डेथ्स, फेटेलिटीज घोषित करी गई थी। दैट कम्स टू अराउंड 10 to 12 पर वीक is the point coming up। वो जो 2-3 किलोमीटर का एरिया है, और जो जैसे यंग लोग वहां जाते हैं, तो दैट इटसेल्फ इज सच अ बिग थिंग। शायद अब कम हो गए हैं, परंतु इसकी चर्चा करना जरूरी है कि इन चीजों के रिस्क फैक्टर के साथ साथ हमको कोई बीच इंजीनियरिंग या बाकी जैसे रोड इंजीनियरिंग, जो कि भोई साहब ने बड़े अच्छा लिंक किया रोड फेटालिटीज से। रोड फेटालिटीज के बाद जो कॉज जो अभी तक नहीं ज्यादा अच्छी तरह से पकड़ में आया था, वो जो कब से आ रहा है। ट्रैवलिंग ऑन वाटर के कुछ सीन हैं, आप देख सकते हैं कि शायद ही बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कई लाइफ जैकेट पहनी हुई है, आपकी चीजें हैं, कैसी कैसी बोट्स हैं। एंड दैट इज व्हाई यू कीप रीडिंग। हम हमेशा सुनते रहते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार इंडिया में या बांग्लादेश में या कहीं बोट मिसहैप हो जाता है, या बस जो है नदी में गिर पड़ती है, दर्दी चीजें हैं। दैट इज कमिंग अबाउट फ्लडिंग। अभी आप महाराष्ट्र की तो बात ही पुरानी नहीं हुई, अभी 3-4 दिन पहले जो है पूरे जो सिटी हुई है, बॉम्बे है और दिल्ली में जो लोग जाते हैं वो भी देख लेते हैं कि वाटर लॉगिंग बोल दीजिए या फ्लडिंग बोल दीजिए, और बहुत सारी सिटीज, यूरोपियन सिटीज लास्ट मंथ, वेस्ट जर्मनी, लिथुआनिया, फ्रांस, इंग्लैंड, सब जगह के फ्लड्स आए हुए, और बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, जो कि उन नेशंस के लिए एक बड़ी अजीब घटना है, जो वहां नहीं होती है। वो सोचते थे केवल इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में होती है और वहां नहीं होती, परंतु वहां भी हुई है। एंड दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो एक इश्यू जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, कि आगे कहूंगा कि हम इनसे तभी डील कर सकते हैं जब हम इनको मैक्रो लेवल पे भी डील करें, मीडियम लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे। तो मेगा लेवल पे आता है, यदि आप और मैं केवल पूरा कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्लाइमेट चेंज में, अपनी कार को कम चला सकते हैं, अपने एसी को कम चला सकते हैं, गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज कर सकते हैं, सबको लोगों के जी क्लाइमेट चेंज पे कुछ करा जाए, और इत्यादि बहुत सारा काम कर सकते हैं, तभी धीरे धीरे चीजें ये कम होंगी। वर्किंग ऑन अराउंड वाटर, फिशरमैन हैं, लोग हैं, बच्चे खेलते हैं, कार्यकर्ता हैं, लोग करते हैं, पॉन्ड बनाते हैं या पॉन्ड के आसपास या फिशिंग करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी मौतें होती हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, मेनी ऑफ द फिशरमैन, अराउंड 40% जो मछुआरे हैं वो तैरना नहीं जानते। सोचेंगे जी बहुत सारे जो नाविक हैं, जो सेलर्स हैं, जो जाते हैं, उनमें से एटलीस्ट 20% डू नॉट नो स्विमिंग। हम सोचते हैं जो शिप पे उसको आती है, ऐसा नहीं है। तो ये जानना जरूरी है, जिस चीज पे डॉक्टर भोई ने और डॉक्टर तेज ने और तनु जी ने भी अंडरलाइन किया कि अपनी सेफ्टी के लिए हमको भी कई चीजें जाननी जरूरी है। लिविंग नियर वाटर, बहुत सारी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, इसकी भी चर्चा शायद 2 स्पीकर्स ने करी है। केवल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में नहीं, बहुत सारी हमारी स्टेट्स हैं जो शोर लगा हुआ है। आई थिंक गौरव ने पहले ही कहा था कि 8000 किलोमीटर की लंबी हमारी शोर लाइन है, सी लाइन है, उसी के साथ लोग रहते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फोटोग्राफ्स टू शो। फोटोग्राफ्स दिखाने से ये रहता है कि इंप्रेशन बिकम रियली सॉलिड, कि देखिए तरह तरह से ली हुई हैं ये फोटोज हैं, लोग इन अवस्थाओं में रह रहे हैं। पानी के ऊपर देखिए बच्चा चल रहा है, बैम्बू का, कभी भी उसमें गिर सकता है और किसी को पता नहीं लगेगा। एक मेंढक के गिरने की जैसी आवाज होगी, प्लॉप, एंड द चाइल्ड इज गॉन। तो जो तनु जी ने कहा कि ये साइलेंट है, ये वो मर्डर जैसे या किसी और जैसे चीख चलाना नहीं है, यूजुअली इंसान का पता ही नहीं लगता, कोई आवाज ही नहीं आती है। इसलिए बहुत जरूरी है इसके बारे में चर्चा करना। स्ट्रैटेजीज, इनकी चर्चा हो चुकी है। नेशनल वाटर सेफ्टी प्लान, जो भोई साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करें, सरकार क्या करे, बाकी लोग क्या करें, इनकी चीजें उनको लिंक करना चाहूंगा कि तभी करते हैं जब जनता भी थोड़ी सी आवाज उठाती है, एनजीओ कहती हैं, गवर्नमेंट लगे हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा स्पष्ट शब्दों में कि हमारे एमओएच में स्पेशली तनु जी और उनकी टीम लगे हुए हैं, बट ये कोलैबोरेटिव मेथड है, केवल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से नहीं होगा। हेल्थ का काम है बचाना। ड्राउनिंग ऐसी चीज है, या तो पूरा बच जाते हैं या फेटेलिटी हो गई। बहुत कम लोगों को कुछ चाहिए होता है, मे बी 5 to 10% पीपल नीड एनी काइंड ऑफ मेडिकल हेल्प। तो इसमें हेल्थ का रोल कम है। हेल्थ इज
मोर ऑफ ए नोडल मिनिस्ट्री आस्किंग कि इससे डेथ्स होती हैं, उसका ना होना चाहिए। इस प्रिवेंटेबल, दैट्स व्हाई जो इंटरवेंशंस ऑलरेडी तनु जी ने बता दिए हैं, मैं इनको रीट्रेट करना चाहूंगा, बहुत अच्छी बताई हैं। ये इनको खाली 6 शब्द या 6 पैराग्राफ्स ना समझिए, इनके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। यदि हम यही कर पाए तो बहुत सारी, इसी तरह से बाकी देशों ने किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो द होल पॉइंट इज, कोई नई चीज यहाँ ड्रॉइंग में नहीं है, हमें मालूम है खतरा कहाँ से है और खतरे को कम करने की हमें स्ट्रैटेजी मालूम है, तो इसको क्यों नहीं किया जा रहा, या क्या रीजन है नहीं होने की? तो सिंपल बात है, यदि हम खतरे समझ गए हैं पहली 4 स्लाइड्स में, तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंट आंसर इज कि इन खतरों को कम करना, इनसे जूझने के तरीके से हम ये अपनी डेथ रेट कम कर पाएंगे। और वही स्लाइड में जो आपको तनु जी पहले ही बता चुकी है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर रीट्रेट करने के लिए मैंने स्लाइड डाली है। जब तनु जी बात कर रही थी मैं सोच रहा था इसे निकाल दूं या नहीं, मगर नहीं, तनु जी की बात को और वजन देने के लिए इसको रखना चाहिए। ये सारी चीजें हुई हैं एजेंसीज का और उन चीजों का। ये स्लाइड इसलिए है कि किसी को चाहिए, जी हाँ, भोई साहब ने और तेज ने ठीक कहा, द रिपोर्ट इज नाउ अवेलेबल ऑन द WHO वेबसाइट्स। अगर CRO की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको रीजनल स्टेटस रिपोर्ट अवेलेबल है, 22 को ही अवेलेबल कर दी गई थी और डाल दी गई है स्टेटस में, आप जरूर देखिए। ईमेल से भी जा सकती है, शायद 5 MB के आसपास की है, तो वो भी भेज सकते हैं। मैं तनु जी के साथ और भोई साहब के उनका शेयर कर लूंगा, सो दैट दे कैन शेयर फर्दर। मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन ये चाहिए। मैं स्लाइड पे ज्यादा समय नहीं लाऊंगा, पर आप एरोज देख के गिन सकते हैं कि कितनी सारी एजेंसीज इसमें कार्य करना होगा। स्कूलों के लिए आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहिए, मैरीटाइम सेफ्टी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड। इतनी सारी एजेंसी का काम है, तभी होगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर सारी एजेंसी समझ जाए कि मेरा इसमें क्या योगदान बनता है और वो दिया जाए, तो ये, और साथ में बैठा जाए, एक दूसरे से सुना जाए। हमारी कभी कभी पास में इशू ये रहे कि हम एक दूसरे से चर्चा ही नहीं करते थे, मिलते ही नहीं थे। यहाँ तो हम बहुत बिजी रहते थे, यहाँ हम शायद समझते कि हम बहुत बिजी हैं, परंतु अब धीरे धीरे सबको ये समझ आनी शुरू होगी, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो रोड सेफ्टी है, चाहे वो लीगल इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर है। मल्टीपल एजेंसी जब तक इकट्ठी बैठ के बात नहीं करेंगी, कुछ नहीं बनेगा। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू प्रमोट बाय दिस स्लाइड। वी नीड टू टॉक टू ईच अदर एंड मेनी मोर देन गिवन ऑन दिस स्लाइड। बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे, ये सब हम समझते हैं कि हम समझ पाएंगे कि किसकी क्या जुडिक्शन है, क्यों वो कार्य अच्छा, मेरे से ज्यादा अच्छा कार्य तनु जी क्या कर पाएंगी, तो मैं तनु जी को कहूँ और उनकी सहायता करूँ, रादर देन कि मैं अपने ऊपर ले लूँ। ऑल नेसेसरी सेक्टर्स जो है वो कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी बनाएंगे, रादर देन हर एक सेक्टर अपनी छोटी छोटी स्ट्रेटेजी बनाते हुए, मीटिंग्स करते हुए, बनाते हुए और उससे पैसा लगाते हुए, दैट विल नॉट बी देयर। और हम इनको रेप्लिकेट कर सकते हैं, यदि एक स्टेट ने बनाई है, एक कंट्री ने बनाई है, तो बाकी देशों में जा सकते हैं। इन 2 स्लाइड्स को मैं बड़ी जल्दी मूव करूंगा, क्योंकि आपको उसकी डिटेल बताते हैं जो अनु जी ने स्लाइड दिखाई दी और मैंने भी दिखाई थी। जो 6 स्ट्रैटेजीज हैं, इंस्टॉल बैरियर्स, प्रोवाइड सेफ प्लेसेस, टीच स्कूल चिल्ड्रन, ट्रेन बाईस्टैंडर्स इन सेफ रेस्क्यू, जिसकी चर्चा अभी भोई और डॉक्टर तेज ने कर दी है, सेट एंड एनफोर्स सेफ बोटिंग, शिपिंग, फेरी रेगुलेशंस एंड बिल्ड रेजिलियंस एंड मैनेज फ्लड्स। इनकी आगे डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन सी अथॉरिटी ज्यादा इसमें कर सकती है। आइडिया ये क्लैरिटी देने के लिए बड़ी, ये आपको रिपोर्ट में मिल जाएंगी, दिखाने के लिए कि जी ये 6 स्ट्रैटेजीज को आगे हमने और डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे किया जा सकता है। और इसमें कम्युनिटीज का और इंडिविजुअल्स का योगदान बहुत जरूरी है। अथॉरिटीज सभी मिलकर बैठेंगी, जब उनको कहा जाए, उनको बताया जाए, लोग इसके बारे में चिंता व्यक्त करें और कभी कभी रोष भी व्यक्त करें, बहुत जरूरी होता है। हम तोड़फोड़ नहीं करें, बट कहने में कि हाँ जी ये रुकना चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है। प्रेम से हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि ये चीज जरूरी है और वो करनी चाहिए। दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट्स आर फॉर, दैट्स व्हाट द WHOCC इज फॉर, दैट्स व्हाट WHO इज फॉर, कि हम लोगों की जो नीड्स है उनको पूरा कर पाए। स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट कोलैबोरेशन कैसे करा जाए, पहले तो आइडेंटिफाई करें लोगों को, अपॉर्चुनिटीज बनाएं, चूजन फ्रेमवर्क, गोल्स, लीडरशिप एंड रोल्स, देखा जाए जी मेरा क्या रोल है इसमें। देखिए आज की जो गोष्ठी हुई है, 5 लोग बोले हैं, सबका रोल डिफाइंड था, तभी कुछ प्रोसेस आ पाया, तभी कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। यदि हम सब एक एक बोलना शुरू होते और वही चीज करते रहते, तो हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी उतरते कि कहाँ जा रहा है। तो इसी तरह से ये बड़ा जरूरी है, रोल क्लैरिफिकेशन, कोई क्या काम करेगा और कौन उस कार्य के लिए सबसे ज्यादा योग्य है, उससे रोल दिया जाता है, ना कि कौन कोई करना चाहता है।
योग्य कौन है, किसके पास एबिलिटी है, कौन सी मिनिस्ट्री वो कर पाएगी, कौन सा इंसान उस मिनिस्ट्री में वो करने के योग्य है। तो वो सारी चीजें देखी जाए, सस्टेनेबिलिटी देखी जाए, और रिसोर्सेज, क्रिएट एन एनवायरनमेंट। और लास्ट में मैंने ऐड किया है सबके लिए जो बीच के साथ करेंगे, बीच इंजीनियरिंग, जैसे रोड इंजीनियरिंग करी है ब्लैक स्पॉट्स को बदलते हुए, जो ब्लैक स्पॉट्स रोड ट्रैफिक क्रैशेस की भाषा में उनको कहा जाता है, उस एरिया में, उस रोड कर्व पे जहां हमेशा या बहुत बारी एक्सीडेंट्स और क्रैशेस होते हैं, उसी तरह से बीच इंजीनियरिंग ब्लैक बीचेस पे करी जाए। जैसे विशाखापट्टनम का दिया, गोवा का एग्जांपल तनु जी ने खुद आपको बताया, वो 3 साल वहां रह चुकी हैं, देख चुकी हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बीच इंजीनियरिंग की जरूरत है। तो आज तक इसकी चर्चा नहीं हुई बीच इंजीनियरिंग की। आप कितने लोगों को सीपीआर सिखाएंगे? और जो यंग लोग हैं या हनीमूनर्स हैं वो जाते हैं, उसकी परवाह नहीं करते हैं। तो हमको सीपीआर के साथ साथ और लेजिस्लेशन के साथ साथ बीच इंजीनियरिंग भी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। 1 किलोमीटर के, जैसे हरिद्वार लोग जाते हैं, वहां रस्सियां लगी हुई हैं नहाने के लिए, कोई उससे आगे ना चले जाए, लोग खड़े रहते हैं, सिंपल थिंग। तो हम क्या ऐसी कुछ इंजीनियरिंग बीचेस पे भी कर सकते हैं, जहाँ ज्यादा हर एक बीच पे करने की जरूरत नहीं है और ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पर जो डेंजर बीचेस हैं, जो ज्यादा पॉपुलर हैं, ज्यादा ज्यादा हवा पानी का जोर आता है, उस पर हम ये करना जरूरी है। वी हैव टू डू इट। लास्ट 2 स्लाइड, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सवाल सबको पूछना चाहिए। पहली बात तो अंडरस्टैंड द डेंजर्स। पानी कोई खेलने की स्थान नहीं है, डोंट प्ले विद वाटर। इट्स जैसे बिगनिंग में ही शायद गौरव ने कहा था कि पानी जीवनदायक है परंतु जीवन लेता भी है, तो इसको जीवन, कृपया जीवन ना लेने दें। वनरेबल पॉपुलेशन का ख्याल कर लें, बच्चे और एल्डरली। वाटर के साथ सेफली डील करें, चाहे हाउस होल्ड में। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कई 2 साल 3 साल के बच्चे बाल्टी में डूब के घर में नहाते हैं, क्योंकि वो बाल्टी में बच्चा देख रहा है, उसका सिर गया नीचे, 6 इंच पानी था, सिर जाने के बाद 8 इंच आया, 9 इंच आया, पूरा मुंह कवर हो गया, बच्चा बाहर नहीं आ पाया, केवल उसका सिर पानी में है, 8 इंच पानी में, बट दैट इज सफिशिएंट टू किल द चाइल्ड। तो ऐसी बहुत सारी मौतें होती है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर पाते कि बाल्टी में घर में मेरा बच्चा या किसी का कैसे डूब जाएगा। इसलिए उनका ध्यान रखना, स्पेशली नहाते वक्त, स्विमिंग पूल्स में, पॉन्ड्स में एक्सेट्रा, बड़ा जरूरी है। ट्रैवल ऑन वाटर सेफ इज, इसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत है। पर यदि आप किसी बोट पे जा रहे हैं और नाविक आपको एक लाइफ बोट नहीं देता है, तो आप डिमांड करिए ना, पूछिए ना। शायद उसके पास आज नहीं होगी पर कल वो लेके आएगा, उसे पता है, क्योंकि नहीं तो उसको 2000/5000 या कितने का फाइन होगा। लोगों ने हेलमेट क्यों पहननी शुरू कर दी दिल्ली में? क्योंकि फाइन बढ़ गए। तो कभी कभी लेजिस्लेशन से और कोर्शन से, फाइन से बेटर लाइफ बचती हैं, और जरूर करना चाहिए। सो वी आर ऑल विद इट। जैसे कि रोड सेफ्टी में आप लोग, कई लोग जो सुन रहे होंगे, थोड़ा सा कभी कभी बुरा भी फील करते होंगे कि पुलिस ने हमें पकड़ा है। जी, पुलिस ने आपको तब पकड़ा है क्योंकि आपने हेलमेट नहीं डाली हुई है ना, या आपने मास्क नहीं लगाया हुआ कोविड में, तभी पकड़ा है ना। आप लगा के जाए, कोई नहीं पकड़ेगा। उसी तरह यदि वो जो बोटमैन है, यदि उसके पास ये चीजें नहीं है तो उसको फाइन होता है, अगली बार अपने आप रखेगा। आप मना कर दीजिए उस बोट में जाने से, थोड़ा सा आवाज करिए। एंटीसिपेट फ्लडिंग इन रेनी सीजन। हमें सबको मालूम है कि ये सिटी, जो मेरी सिटी है, या एरिया जो है, या ये वाला एरिया, ये वाली रोड प्रोन टू है, और उसमें गटर्स खुले हुए हैं। बॉम्बे में कितनी डेथ्स हुई कि लोग गटर में गिर के चलते चलते फिश करके चले जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगता है। तो एंटीसिपेट करिए, ना ज्यादा बाहर जाइए, या 2-3 लोग हाथ पकड़ के जाए, रस्सी से जाए, ये जरूरी है, करना पड़ेगा। यदि बाहर की कंडीशन नहीं चेंज होती तो हमें खुद सोचना पड़ेगा, मैं क्या स्टेप ले सकता हूँ। आप रोड तो नहीं बना सकते, कम से कम डेंजर रोड पे यहाँ तो ना जाएं, अगर जाना है तो कुछ एहतियात और कुछ प्रिकॉशंस लें। लिसन टू एंड एडहियर टू वार्निंग्स। जब अगर वार्निंग है कोस्टल एरिया में दी जाती है कि तूफान आने वाला है, प्लीज आप वापिस आ जाएं, यहाँ घर में रहें, जो कि कहा जाता है। लर्न सीपीआर, बहुत जरूरी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, तनु जी को, और स्पेशली WHO को, कि इस पे बहुत काम हो रहा है। जगह जगह वर्कशॉप्स हो रही हैं फर्स्ट एड की, सीपीआर की और ड्राउनिंग के लिए। और 3 बारी आपको मैसेज दिया गया है कई बारी कि पेट दबाने की बजाय व्हाट वी हैव टू डू इज द राइट थिंग। नहीं तो पिक्चरों से ना सीखें, प्लीज ये आप डॉक्टर से, नर्सिस से और उनसे सीखें कैसे करना है, और इसकी आप आगे दें। और आप जो लास्ट लाइन देखेंगे, हम एक WHO ऐप बना रहे हैं, जो कि डॉक्टर भोई, तेज और बाकी लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि किसी भी स्मार्टफोन पे चल जाएगा और आप बार बार उसको देख के खुद सीख सकते हैं। मैनिक्विन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ट्रेनर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड एनकरेज अदर्स एंड हेल्प अदर्स व्हेन नीडेड।
ये मैंने अभी अभी स्लाइड बनाई है आपसे बात करते हुए, अभी मैंने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया से कि कितनी रिपोर्ट्स लास्ट फ्यू डेज में ड्रोनिंग की आई हैं। ये मुझे तब ख्याल आया जब तनु जी ने कहा अपने भाषण में कि आप देखते हैं बहुत सारे आजकल में मैंने लिया है, परंतु सबसे अच्छी, और इससे मैं अपने आप को अपना जो वाच है वो एंड करना चाहूंगा। आई एडमायर दिस लेडी जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, एक व्हाट्सएप में इन शॉर्ट से मैंने लिया है। ये 50 साल की महिला है और बॉम्बे में 7 घंटे खड़ी रही, अपने घर के सामने वाला जो मैन होल है जो खुला हुआ था वहां खड़ी रही। इन्होंने बीकन का काम किया, संतरी का काम किया कि उसमें कोई गिर ना जाए। एक महिला अधेड़ 50 वर्ष की, उसको कुछ उससे नहीं लिया, ना कोई पैसे ना कुछ, अपने खुद इस मूसलाधार बारिश में बाहर आके खड़ी हुई कि मेरे यहाँ खड़े करने होने से शायद 1 या 2 या कोई जाने बच जाए। ये है एग्जाम्पल टू आंसर द क्वेश्चन, मैं क्या कर सकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन लिसनिंग टू दिस एंड, और इसे हमारी एक ही आपसे याचना प्रार्थना है कि इसे आप आगे पहुंचाएं और लोगों तक दें कि दिस इज द पॉइंट्स व्हिच वी वांट टू डू। एनीबडी कैन ड्राउन, नोबडी शुड। हिंदी में कहेंगे कोई भी जो है ड्राउनिंग का शिकार हो सकता है, पर किसी को नहीं होना चाहिए। ये हमारा ध्येय, ये हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक ये वंस अगेन एक मेरे लिए भी और बाकी सभी लोगों के लिए एक सीख होगी कि किस तरह से हम ड्राउनिंग को बचा सकते हैं। मैं एक बार फिर से जिक्र करना चाहूंगा कि आपने शुरुआत की उन्हीं 6 मैसेजेस से शुरुआत की, फिर उसके बाद आपने बताया कि किस तरह से देश के लेवल पे हम काम कर सकते हैं। अगर बाकी देश ऐसा कर सकते हैं कि वहां पर डूबने से मौतें कम हो जाए, तो भारत क्यों नहीं। और इसमें कुछ भी हाई फाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप आए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि किस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है, और मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन इसमें बहुत ज्यादा अहम है। वहां से हम नीचे आए पब्लिक की तरफ कि जनता आवाज उठाए, और ये बात बिल्कुल सही है कि पूरी दुनिया में जब जब कुछ बड़े काम हुए हैं, अगर हम भारत की स्वाधीनता की तरफ देखें, तो वो सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि जनता ने आवाज उठाई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मिल्क रिवॉल्यूशन, एवरीथिंग व्हाटएवर हैपेंड, वो इसलिए हो पाया क्योंकि जनता ने आवाज उठाई। फिर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कोलैबोरेशन का कि इस मीटिंग में जहां पे हम अभी बैठे हुए हैं, इस मीटिंग में हर स्पीकर का एक अपना रोल है। आई थिंक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द बीच इंजीनियरिंग व्हिच इज वेरी सिंपल एंड वेरी डूएबल। एंड लास्ट ऑफ ऑल व्हिच इज परहैप्स समथिंग जिससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ, वो था पर्सनल लेवल पे, कि सिर्फ लॉ बनाने से फर्क नहीं पड़ेगा, चर्चा करना जरूरी है। और मैं इसमें प्रधानमंत्री की मन की बात को भी लेके आना चाहूंगा। उन्होंने कई बार जिक्र किया है चर्चा का, चाय पे चर्चा की बात की है, और उन्होंने लगातार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया है कि हमें चर्चा लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे पास सॉल्यूशंस निकल करके आते हैं। सो आई थिंक दैट हैज बीन ब्यूटीफुली लिंक्ड टू सो मेनी टॉपिक्स। एंड लास्ट ऑफ ऑल, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं शुरू नहीं करूंगा तब तक मेरा परिवार शुरू नहीं करेगा, तब तक मेरा समाज शुरू नहीं करेगा, और जब समाज शुरू नहीं करेगा तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कुछ काम करूंगा, मैं कुछ कदम उठाऊंगा, तो मेरा देश भी डेफिनेटली कदम आगे बढ़ाएगा, और ये विश्व एक ज्यादा सुरक्षित जगह बन पाएगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस एक्सीलेंट आई विल से गाइडेंस टू ऑल ऑफ अस। तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, और मैं कमान देना चाहूंगा वापस डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा को। ओवर टू यू डॉक्टर तेज सर। धन्यवाद धन्यवाद गौरव जी एंड सर मैडम। बड़ा अच्छे, बहुत सारे अच्छी चीजें निकल के आई, और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं उनको हम लेकर अब चलेंगे इसके बाद। और सवालों का जहां तक है, हम लोग YouTube को भी फॉलो कर रहे थे, कुछ सवाल आए, तो कुछ हमारे श्रोता दर्शक हैं जो साउथ इंडिया से हैं, तो उनका कहना था कि रीजनल लैंग्वेज होता तो और फायदा होता, और वो लोग काफी ये इम्प्रेस्ड हैं कि ये बात बहुत ऊपर से शुरू हो रही है, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि
जी मैडम। डॉक्टर तेज, ये बहुत अच्छा एक रीजनल लैंग्वेज के ऊपर जो क्वेश्चन आया, मैं जस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दूं। तो जो हमने ये वीडियो बनाया है ये 11 रीजनल लैंग्वेजेस में है, और ये वीडियो हम वेरी सून अपनी वेबसाइट पे भी शेयर करने वाले हैं, एंड वी विल ट्राई टू पुट इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, सो लोग वीडियो तो देख ही सकते हैं। इसके साथ साथ आई थिंक जो आप ऐप बना रहे हैं तो उसमें मेरी गुजारिश ये रहेगी कि उसको भी कंसिडर करें कि वो रीजनल लैंग्वेजेस में बने। एंड प्लस ये जो एक्टिविटी है थ्रू वेरियस अदर एम्स, हम रीजनल इंस्टीट्यूट्स में उनको एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पूरा कंसोलिडेटेड प्रपोजल बना के, कि वो हर रीजन में स्पेशली जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, स्टेट्स हैं जहाँ ज्यादा डेथ्स होती हैं, उनमें ये रीजनल वाला इशू जरूर एड्रेस करें। सो मुझे लगता है कि इससे काफी कुछ हम एड्रेस कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा हो जाएगा इस तरीके से, ताकि लोग जब एक स्टैंडर्ड एक्सपर्ट की बातें सुनते हैं तब वो क्या है, गलत चीजों को आत्मसात नहीं कर सकते हैं। उनको सही चीजें पता है तो उसके आउटकम भी हमेशा सही आते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और ऑलरेडी मुझे जहां तक ज्ञात है कि ये जो ऐप हम लोग बना रहे हैं उसके ना सिर्फ इंडिया के कुछ लैंग्वेजेस हमने लिए हैं, जैसे बंगाली, तमिल, मलयाली, ये सब तो है उसमें। इसके अलावे इंडोनेशिया के, नेपालीस और बाकी बर्मीज, तो साउथ ईस्ट एशिया के सारे लैंग्वेजेस को उसमें कंसीडर किया गया है। और आपने अच्छा सजेस्ट किया कि इसको जितना ज्यादा इजी टू ऑल गूगल लैंग्वेजेस, जी, गूगल पे जो लैंग्वेजेस अवेलेबल है सब पे आ जाएगा। बट ये एक सर एक अच्छी सजेशन है मैडम की तरफ से कि हम थोड़ा रीजनल ऑफिसेस, जो भी नेशनल ऑफिसेस है, कंट्री ऑफिसेस, उनकी मदद लेकर और भी जो वहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, सो फर्दर इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग कर पाएंगे। तो इस पे भी जरूर हम लोग काम करेंगे मैडम। अच्छा सजेशन है आपका। और ये भी अच्छा है कि हम बाकी जो एम्स हैं और ऐसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है जिसमें मिनिस्ट्री के बहुत सारे काम, और ये कहिए जनता के काम, मिनिस्ट्री तो एक फॉर्मलाइज करती है चीजों को, प्रोसेस को लाता है, लेकिन ये काम तो हम लोग जैसे एकेडमिक्स में कहीं पे हैं, जैसे मैं दिल्ली एम्स में हूँ, ऐसे हमारे सहयोगी सहभागी बाकी एम्स में हो, और एम्स कोई जरूरी नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, और ऐसे बाकी लोग भी इसमें जुड़े। कोई जरूरी नहीं है कि एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट ही काम करे। ये तो जैसे डॉक्टर गौरव ने कहा, पतंजलि सर ने और मैडम ने भी कहा कि ये आवाज जनता के लिए होगी, तभी ये बात बनेगा। हम लोगों के पास जो भी टेक्निकल नॉलेज थोड़े बहुत हम लोग इन वर्षों में ज्ञात कर पाए, वही हम लोग शेयर कर पाते हैं, और शायद वो टेक्निकल रिपोर्ट्स हमारे तक पहले पहुंच जाती है, इसलिए हम पहले बात करने आते हैं आप लोगों के साथ, जनता, जो भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, भाई बंधु सुन रहे हैं। सो ये था। और इम्पोर्टेंट चीजों का हम ध्यान रखें कि पहले तो हम शुरू करें, जैसे डॉक्टर भोई ने बोला कि रोड सेफ्टी में ऑडिट्स होती हैं, तो गांव में चोरी होती है तो उसके ऑडिट तो हम करते हैं ना, कि चोर किधर से आता है। अगर गांव का कोई इंसान खो जा रहा है, मर जा रहा है, डेथ हो जा रही है ड्राउनिंग से, तो हम क्यों नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कैसे गिर गया। तो क्यों ना शुरू किया जाए इस बात को उस परिप्रेक्ष्य में शुरू किया जाए कि क्या हम कम्युनिटी ऑडिट सिस्टम कुछ बना सकते हैं क्या, कि कम्युनिटी के लोग ही समझे इस बात को, वही ऑडिट करे, वही सॉल्यूशन दे। हम यहाँ से बैठ के बोलेंगे कि बिहार में फ्लड ऐसे रोक देंगे, शायद ये उतना बराबर बात नहीं होगी। लेकिन अगर जो आदमी वहां पे रोज झेल रहा है, उसको अगर वो खुद उस चीज को ऑडिट करे, तो मेरा सारे जो लोग सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये होगा कि क्यों ना एक कल्चर हम ये बनाएं, है आपके पास, लेकिन हम दूसरे चीजों में उपयोग कर रहे हैं। इन सब चीजों में भी हम उपयोग करना शुरू करें कि कम्युनिटी की तरफ से ऑडिट हो सकती है क्या, कि ये जो दुर्घटना हुई वो किस कारण से हुई, और उसको लेके हम आगे बढ़े। तो ये सहभागिता और बढ़ेगी। बाकी रहा सवाल, चाहे वो WHO संस्था की, चाहे WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर की, चाहे हम लोगों की एज एन एक्सपर्ट, हम लोग हमेशा उपलब्ध हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर के साइट पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या पब्लिक के अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं जो फ्रीली अवेलेबल हो पाए, हम लोग जरूर उस पर धीरे धीरे करके वो भी डालेंगे, ताकि आप लोग फ्रीली एक्सेस करिए, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे कुछ और चीजों के माध्यम से हो, वो करेंगे। और जितने एनजीओ बाकी लोग जुड़ना चाहें, सबसे रिक्वेस्ट है कि वो जुड़ें, चीजों में जुड़ें और करें। और सवाल अभी कोई और अलग से कोई सवाल हमारे पास नहीं आया दर्शकों का, तो
सारे एक्सपर्ट्स का एक बार फिर से धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग और ऐसी एक्टिविटीज करें। स्पेशली मिनिस्ट्री के गाइडेंस में बहुत सारे काम हो रहे हैं, और इसको हम लोग धीरे धीरे करके और ज्यादा आप तक पहुंचने की कोशिश करें कि आप कैसे जुड़े, उस पर हमारा ज्यादा कोशिश है कि आपको कब हम सुन पाएंगे। तो जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको कब सुन पाएंगे, वो दिन हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा वरन कि हम लोग सुनाते रहें। सो इसी के साथ मैं सारे एक्सपर्ट्स का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पतंजलि सर, धन्यवाद गौरव, डॉक्टर गौरव, आपको मॉडरेट करने के लिए आपने बहुत अच्छे से किया। तनु मैडम को विशेष धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज चल रही थी और इसी बीच से 1 घंटे के लिए हमने उनको गौरव कर लिया फ्रॉम वेरियस मीटिंग्स। थैंक यू वेरी मच। एंड प्रोफेसर संजीव भोई सर का भी थैंक यू, उनके गाइडेंस से हम लोग WHO कोलैबोरेटिव सेंटर में ये सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं। और ये सारा जो लिंकेज यूट्यूब और बाकी चीजें देख रहे हैं, ये सारे रूपा और नेहा है हमारे कोऑर्डिनेटर, साथ में रोहित हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, एंड होप कि इस पे हम आगे और भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी का। Thank you, Dr. Tej, Dr. Patanjali sir, Dr. Gaurav, Dr. Boi, and the team of WHOCC. It was an excellent thing. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you.